मार्केट में हर कंपनी के गिरने या बढ़ने के पीछे कोई ना कोई फैक्टर जरूर होता है। कभी कोई एक फैक्टर होगा, कभी कोई दो या मल्टीपल फैक्टर्स आपको देखने को मिलते हैं। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के केस में टोटल 3 फैक्टर्स है जो पिछले 2-4 वीडियोस में हम लोगों ने डिस्कस भी किए, जिसमें से एक सबसे मेजर फैक्टर आता है कंपनी का ग्रोथ, जो कि अभी इस क्वार्टर में काफी बढ़िया देखने को मिला। लेकिन उससे भी बड़ा फैक्टर जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में जो बनता है वो है मार्केट की सिचुएशन क्या इंडिकेट कर रही है। ये दो मेजर फैक्टर्स है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के। कंपनी ने पहला फैक्टर यानी कि ग्रोथ बहुत बढ़िया दिया, दूसरा फैक्टर अभी कंपनी के फेवर में नहीं है। अगर आप जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का पास्ट जाकर के देखोगे, बहुत ध्यान से समझना है इस चीज को, अगर आप इसका पास्ट देखोगे तो आपको ये दोनों ही चीजें रैलीज पर हमेशा ध्यान रखना। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में जो 2 बार आपको ये ब्रेकआउट्स मिले हैं, ये 2 फैक्टर्स आपके दोनों बार काम किए जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में। अगर आपको यकीन या बिलीव नहीं है, बिलीव करने की तो बात ही नहीं है, अगर आप लोगों ने ये चीज एनालाइज नहीं करी है तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है इस पॉइंट पर जाकर के आप देखना कि आपके ग्रोथ परसेंटेज और साथ में आपका मार्केट किस तरह से कंपनी की पोजीशन बना रहा था। वेराज सिमिलर पैटर्न पर अभी भी हमें है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में, यानी कि हायर हाइज लोअर लोज का पैटर्न जो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में पहले 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार चल चुका है। अब ये 5वां फैक्टर क्या यहां से वापस एक रैली के अंदर मिलेगा, मतलब जो बार बार लोअर लोअर हायर हाइज बन रहे हैं, इसमें 2 फैक्टर में से एक फैक्टर तो अभी आपके फेवर में, दूसरा फैक्टर यहां पर मिसिंग है। तो स्टॉक क्या करने की कोशिश कर रहा है भैया, 245 से लेकर के 238 के बीच में कंसोलिडेशन, 245 से लेकर के 235, अगर हम बहुत क्रूशियल बेच ले तो 235 के आसपास निकल करके आता है। कंसोलिडेशन करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन क्या ये कंसोलिडेशन इसी तरह से चलेगा, गिरावट नहीं आ सकती क्या? ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हमारे पास दूसरा फैक्टर हमारे फेवर में नहीं है। अब ध्यान से समझना इन सब चीजों को। शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की, सब्सक्राइब कर देना। आई एम एन आरएसएम सर्टिफाइड। ये है कंपनी का थोड़ा सा पी रेशियो, एक बार समझ लेते हैं। लास्ट वीडियोस में मैंने आप लोगों के साथ कंपनी की डिविडेंड इनकम के बारे में डिस्कस किया था, जिसको लेकर के आप खुद ही व्यूअर्स के बहुत सारे सवाल थे। कोई कह रहा था कि भाई डिविडेंड इनकम मिला करके कंपनी ने अपना जो है रिवेन्यू बढ़ा दिया, ये नहीं करना चाहिए। तो कोई कह रहा था कि भैया डिविडेंड इनकम ऐड कर ली तो क्या हो गया, वो कंपनी की तो इनकम है। बहुत सारे अलग 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 आपके व्यूज थे। तो मैंने उस सबको कंक्लूड करके एक्चुअल रियलिटी क्या होती है लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ वो डिस्कस करी थी। साथ में मैंने आपको ये भी बताया कि जो डिविडेंड इनकम होती है वो कंपनी के नंबर्स को जो है इन्फ्लेट कर देती है, जिसकी वजह से कंपनी के जो फंडामेंटल्स जैसे कि पी रेशियो, प्राइस टू बुक रेशियो, कंपनी का ईपीएस, वहां बड़ा चेंज आता है। तो अभी आपको जो कंपनी का पी रेशियो नजर आता है, कंपनी के स्क्रीनर पर देखना या फिर आप मनी कंट्रोल वेबसाइट्स पर जाकर देखना, लगभग 75.7 के आसपास नजर आएगा। वेरास अगर हम डिविडेंड इनकम को काट देते हैं तो लगभग हमारा पी रेशियो 88.36 के पास नजर आता है, 88.36 के पास में। अब दोनों पी रेशियो में बड़ा डिफरेंस है, लेकिन क्या ये कंसर्न है? नहीं, इसको हम एक कंसर्न नहीं मानेंगे। रीजन क्यों? क्योंकि कंपनी का पी रेशियो के पहले लगभग 150 140 पर था, वहां से कंपनी इतने पी रेशियो पर आई है। स्टिल कंपनी का जो ईपीएस है, जो पिछले कई क्वार्टर से फ्लैट चल रहा था, वो यहां पर इंप्रूव हुआ है। ये समझने वाली बात यहां पर है कि कंपनी का ईपीएस इंप्रूव हुआ है। और ये पॉइंट समझ में आप लोगों को तो कमेंट बॉक्स में यस लिख देना। अब आते हैं आपके नेक्स्ट पॉइंट पे, फिर हम इसको कंक्लूड करेंगे जल्दी से। 227% का रेवेन्यू ग्रोथ और साथ में 174% का प्रॉफिट ग्रोथ, ये रिजल्ट कंपनी के एक्सेप्शनली ब्रिलियंट है। पहला फैक्टर आपके फेवर में है। कंपनी ने क्या किया, आपको शो किया कि भैया यहां से मैं कुछ तो करने वाला हूं। 245 के आसपास कंपनी का प्राइस जाता है ना, 245 आपका रिजेक्शन, आपको मालूम है 245 हमारा रिजेक्शन है, 235 हमारा क्रूशियल बेस है। ये दो ट्रेंड्स के बीच में स्टॉक क्या कर रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है। स्टॉक ने दिखाया कि भैया मैं ब्रेकआउट देना चाहता हूं, लेकिन अल्टीमेटली आपको फिर से यहां पर धोखा मिला और स्टॉक कहीं ना कहीं 235 के आसपास ही जाकर के बैठ रहा है, मतलब स्ट्रगल कर रहा है बेसिकली। आपकी एक चीज ने आपको फेवर किया तो कंपनी ने ब्रेकआउट देने की कोशिश करी, दूसरा फैक्टर मार्केट आपके फेवर में नहीं है तो कंपनी ने गिरावट देने की कोशिश करी। ओवरऑल ये रिजल्ट्स ने कंपनी की वैल्यूएशंस को इंप्रूव करा। जैसे पिछले वीडियो में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि वैल्यूएशन इंप्रूव हुई है, लेकिन ये वैल्यूएशन ऐसा नहीं है कि एक दिन में या एक महीने के अंदर अचीव हो जाएगी और 310, 315, 350 आपको मिल जाएंगे। जब तक आपका दूसरा फैक्टर आपके फेवर में नहीं है, कंपनी का फाइनेंशियल इंप्रूवमेंट सिर्फ कंपनी की फंडामेंटल हेल्थ को इंप्रूव कर सकता है। कंपनी का फाइनेंशियल इंप्रूवमेंट सिर्फ कंपनी की फंडामेंटल हेल्थ को इंप्रूव कर सकता है, जो कि अच्छी बात होती है। दैट मींस कि जो दूसरा फैक्टर हमारे फेवर में अगर आता है
और उस टाइम तक अगर मान लो कि हम 235 से 245 के बीच में ही है तो अच्छी बात है। अदरवाइज मार्केट में जो हमारा दूसरा फैक्टर हमारे फेवर में नहीं है, हम यहाँ पर कहीं ना कहीं करेक्ट हो सकते हैं, जिसके बाद में 228 ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट बेस बनता है 228 का। अब क्योंकि 228 के नीचे जो आपके लेवल्स हैं वो लगभग लगभग जाते हैं 198 के आसपास, 198 या फिर 202 के आसपास। अब आपको यहां पर ये लग सकता है कि भैया ये कह रहा है कि इतनी गिरावट आ जाएगी, इतना हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं कह रहा हूं मैं आपको बस समझाने की यहां पर कोशिश कर रहा हूं कि हमारा दूसरा फैक्टर अगर हमारे फेवर में नहीं है तो हमें यहां पर दिक्कत देखने को मिलेगी। और ये ऐसा पहली बार नहीं है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में, इसलिए मैंने आपको कहा कि अगर आप मार्केट में सही तरीके से एनालिसिस नहीं करते तो आपको थोड़ा सा पास्ट को समझने की जरूरत है कि क्यों आपको ये 2 बार फॉल देखने को मिला, क्यों आपको ये तीसरी बार भी फॉल देखने को मिला। समझे? इस चीज को एनालाइज अगर आप करोगे तो आप कंपनी में अभी क्या पोजीशन बनने वाली है या बन सकती है, इसको आप समझ पाओगे सही तरीके से। अल्टीमेटली अगर मैं इन्वेस्टर हूं जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में तो मुझको सिर्फ और सिर्फ ब्रेकआउट ही चाहिए। कौन एक्सपेक्ट करता है कि भैया नीचे गिर जाए? कौन चाहता है? कोई नहीं चाहता। एज एन इन्वेस्टर मैं भी यही चाहूंगा कि भैया 254, मैं भी इन्वेस्टर हूं जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में, पहले मैं आपको बता दूं मेरी एंट्री 236 के पास में है, ठीक है? तो मैं भी चाहूंगा भैया 254 जाए, 272 जाए, लेकिन जो एक्चुअल रियलिटी है इसको समझने में कोई बुराई नहीं है कि अगर अभी मार्केट आपका दूसरा जो फैक्टर है वो आपके फेवर में नहीं आ रहा है तो आपको अगर करेक्शन मिलती है तो आपको मालूम है कि आपको डिसीजन क्या लेने चाहिए, रादर देन कि हम पैनिक हो, परेशान हो। मतलब ये है कि अगर यहाँ पर हमारा दूसरा फैक्टर फेवर में नहीं आ रहा है तो हमको यहाँ पे जो कंसोलिडेशन दिख रहा है वो कभी भी ब्रेक डाउन के अंदर कैरी कर सकता है। ये चीज समझनी बहुत ज्यादा जरूरी है। अब अपार्ट फ्रॉम दैट हमारे फेवर में चीजें जब आती है तो हमको ये चीज भी मालूम है कि 254 हमारा नेक्स्ट पॉइंट बनता है टारगेट के जरिए। 272 के ऊपर कोई भी जो रिकवरी बनती है वो हमको एक अच्छे ब्रेकआउट में कन्वर्ट कर सकती है, लॉन्ग टर्म ब्रेकआउट के अंदर कैरी कर सकती है। ऑलराइट, आई होप ये सभी पॉइंट्स आपको यहाँ पर समझ में आ गए होंगे। सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर अभी तक नहीं किया है तो। अब आते हैं जो बाकी के पॉइंट्स हमारे यहाँ पर बच गए हैं कुछ, ठीक है। 59.1 पर आपका एमएफआई है, 51.7 पर आपका आरएसआई है, और बाय और सेलर का डिफरेंस इतना नहीं है, बट स्टिल आपके पास यहाँ पर करेक्शन ही है। 27,91,000 इस समय सेलर है, 17,87,000 इस समय बाहर है। सो वीडियो को यही एंड करते हैं। कुछ नया जानने को मिला हो सब्सक्राइब जरूर करना। मिलता अगले वीडियो में।